नमस्कार और आदाब तमाम मेरे दोस्तों को आपके दोस्त और रहनुमा इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पे। क्या ये हमेशा होता है कि हमें सितारों से उम्मीद के मुताबिक नतीजे मिलते हैं, खास तौर पे उनकी कुदरती खूबियों और कुदरती अंदाज के हिसाब से? या फिर कभी ऐसा भी होता है कि हमें ऐसे नतीजे मिलते हैं जो किसी सितारे की कुदरती खूबी से अलग होते हैं? और अगर ऐसा कोई मामला हो जाए तो फिर हम सितारों से किन नतीजों की तवक्को रख सकते हैं और हम उनसे कैसे निपटते हैं और उस सूरत हाल का सामना कैसे करते हैं? तो सबसे पहले सितारे जरूर अपनी कुदरती खूबियों या फिर उम्मीद के मुताबिक खूबियों से अलग नतीजे देते हैं। ये आम तौर पे तब होता है जब कुछ खास हालात हो या खास जगहें हो, प्लेसमेंट्स, कुछ खास योग हो, कुछ दोष हो और कुछ खास नजरियात एस्पेक्ट्स हो। और ये कोई बेकायदा चीज नहीं है और ये कोई नायाब चीज नहीं है, क्योंकि अगर आप अपनी कुंडलियों पे गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि हमेशा एक सितारा ऐसा होता है, या शायद उससे ज्यादा, जो अपने नतीजों के लिहाज से बेजा नजर आता है। मिसाल के तौर पे किसी लाभदायक सितारे बेनिफिक प्लैनेट की दशा या अंतर्दशा के दौरान जब हम किसी लाभदायक सितारे की दशा या अंतर्दशा से अच्छे नतीजों की उम्मीद करते हैं और हमें वो नतीजे नहीं मिलते, बल्कि हमें उम्मीद के उलट नतीजे मिलते हैं या उथल पुथल होती है, तब हम चौंक कर बैठ जाते हैं और गौर करते हैं। आम तौर पे इसकी जड़ में बृहस्पति होता है। हम उम्मीद करते हैं और हम जानते हैं कि बृहस्पति सबसे ज्यादा लाभदायक है, और हम उम्मीद करते हैं कि बृहस्पति की दशा और अंतर्दशा हमें शानदार नतीजे देंगे। उम्मीद रखना कोई मसला नहीं है, नतीजे मिलना यकीनन एक चुनौती है। तो इस बुनियाद पे कि बृहस्पति किस तरह रखा गया है और कहाँ रखा गया है, और उसकी दशा और अंतर्दशा के दौरान हम आम तौर पे ये समझते हैं या उम्मीद करते हैं कि बृहस्पति अच्छे नतीजे देगा। हालांकि ऐसा हमेशा नहीं होता। यही बात बाकी 3 लाभदायक सितारों के साथ भी है, खास तौर पे शुक्र, बुध और चांद के साथ, क्योंकि ये कुदरती लाभदायक सितारे कहलाते हैं और इसलिए हम उनसे उनकी दशाओं या अंतर्दशाओं के दौरान अच्छे नतीजों की उम्मीद करते हैं। हालांकि कभी कभी कुंडलियों में हम गहराई से नहीं देख पाते कि कभी कभी ये कुदरती लाभदायक असल में कामकाजी नुकसानदेह फंक्शनल मैलेफिक्स बन जाते हैं। इसलिए हमें उस पे गौर करने की जरूरत है और देखने की जरूरत है कहाँ। अगर आपकी लग्न में मिसाल के तौर पे कुदरती नुकसानदेह कामकाजी नुकसानदेह है, मिसाल के तौर पे कर्क लग्न वाले इंसान के लिए शुक्र और बुध दोनों कामकाजी नुकसानदेह सितारे हैं, और बृहस्पति छठे घर और 9वें घर का मालिक होने के नाते एक आधा अधूरा लाभदायक सितारा सेमी बेनिफिक है। कर्क लग्न वाले इंसान के लिए अगर हम ये नहीं समझते और अगर हम इन पहलुओं को देख नहीं पाते तो हम ये गलती कर बैठते हैं कि हम किसी सितारे की सही जगह प्लेसमेंट, उसका सही नतीजा, उसके सही असर और उसके सही नतीजों को नहीं पढ़ पाते। इसलिए हम सितारे की दशा और अंतर्दशा के दौरान गुमराह हो जाते हैं और ये हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं होती। तो सबसे पहले समझिए कि क्या वो सितारा उस लग्न के लिए कामकाजी नुकसानदेह है। इसके और भी सबब हैं जिनकी वजह से कोई सितारा अपनी खूबियों के हिसाब से नतीजे नहीं दे सकता। एक और वजह है नीच का स्थान, डेबिलिटेशन प्लेसमेंट। तो जब कोई सितारा नीच का हो जाता है तो वो अपने कुदरती नतीजे नहीं देता, बल्कि वो उसके उलट नतीजे देता है, या फिर जो वो दिखाता है उससे बिल्कुल अलग नतीजे देता है। बुध से हम उम्मीद करते हैं कि वो हमें शानदार विश्लेषण करने की काबिलियत देगा, हालात में गहराई से उतरने की काबिलियत देगा, सही और गलत को समझने की, या फिर भूसे से अनाज अलग करने की, और फिर उसी के मुताबिक हम अपने फैसले लें। बुध विश्लेषण डेटा का सितारा है और रचनात्मकता से कम मतलब रखता है, लेकिन जब बुध नीच का हो जाता है तो बहुत ज्यादा विश्लेषण करने का उलट होता है रचनात्मक होना, और किसी चीज को सिर्फ ऐनक लगा के ना देखना, बल्कि उन्हें वैसे देखना जैसे वो हैं ही नहीं, बल्कि जैसे वो हो सकते हैं। और इसलिए नीच का बुध कभी कभी लेखकों के लिए वरदान होता है, खास तौर पे अगर आप काल्पनिक लेखक फिक्शनल राइटर हैं, गैर काल्पनिक नॉन फिक्शनल नहीं, बल्कि जो कल्पना लिखता है, जो शायरी लिखता है,
जो कहानियां लिखता है। तो नीच का बुध आपको एक अच्छे बुध या एक गैर नीच बुध से कहीं ज्यादा अच्छे नतीजे दे सकता है। इसलिए दुनिया भर के बहुत से लेखकों के लिए, खास तौर पे काल्पनिक लेखकों के लिए, नीच का बुध, लेकिन फिर भी ताकतवर बुध, एक छुपा हुआ वरदान रहा है। तो मिसाल के तौर पे अगर बुध मीन राशि में चला जाता है और अगर उसमें अच्छी ताकत है, मिसाल के तौर पे 8 डिग्री से 24-25 डिग्री के बीच ताकत में, तो वो अब भी एक ताकतवर बुध है। हालांकि नीच का मतलब है कि वो आपको उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं देता, बल्कि आपकी उम्मीद से अलग नतीजे देता है और वो आपको रचनात्मकता देता है। तो एक नीच का सितारा आपको उस सितारे से आपकी उम्मीद के मुताबिक नतीजों से अलग नतीजे देगा। इसलिए ध्यान रखिए, अगर कोई सितारा नीच का है, यहां तक कि अगर सितारा अपने ठीक नीच की डिग्री पर भी ना हो, फिर भी उच्च का सितारा, प्लैनेट इन एक्सॉल्टेशन साइन, आपको उन नतीजों से अलग नतीजे देगा जो वो अपनी मित्र राशि या मूल त्रिकोण राशि या किसी और राशि में देगा। तो ये बात ज़हन में रखिए। दूसरी शर्त है जब कोई सितारा विपरीत राजयोग में होता है। विपरीत राजयोग क्या है? विपरीत राजयोग तब होता है जब कोई सितारा जो या तो छठे घर या 8वें घर या 12वें घर का मालिक होता है, इनमें से किसी भी घर में चला जाता है। मेष लग्न वाले इंसान के लिए मंगल लग्न का मालिक है, लेकिन मंगल 8वें घर यानी वृश्चिक का भी मालिक है। और अगर मंगल अब कन्या राशि में चला जाता है, जो कि छठी राशि और छठा घर है, या फिर वो मीन राशि में चला जाता है, जो कि 12वां घर है, तो वो 8वें घर का मालिक होने की वजह से, लेकिन छठे या 12वें घर में रखे जाने से, एक विपरीत राजयोग बना रहा है। ऐसा सितारा जब विपरीत राजयोग में जाता है तो वो दोनों शर्तों को पूरा करता है, एक दुष्टान दुस्थाना में जाना, लेकिन साथ ही ये ध्यान में रखना कि ऋषियों ने इसे राजयोग कहा है। कोई सितारा उसके खिलाफ नहीं जाएगा जो ऋषियों का नतीजा है, उनका नजरिया है सितारे के स्थान पे। तो सितारा आपको अब भी चुनौतीपूर्ण नतीजे देगा कि वो दुष्टान में है और दूसरे दुष्टान का मालिक है, फिर भी वो आपको अच्छे नतीजे या अप्रत्याशित नतीजे या अप्रत्याशित तरीके से नतीजे देगा जब वो विपरीत राजयोग में होता है। तो अगर आपका सितारा विपरीत राजयोग वाली जगह पर है, तो हो सकता है कि वो आपको कुछ उथल पुथल वाली चुनौतियां दे, लेकिन वो आपको कुछ अच्छे फायदे भी देगा। आपको समझने की जरूरत है कि उस जगह का मतलब क्या है, उसकी ताकत क्या है, और फिर उसी हिसाब से उन नतीजों को पाइए। तीसरा, एक सितारा आपको अलग नतीजे तब भी दे सकता है जब वो परिवर्तन योग में होता है, जहां सितारे आपस में राशियां बदल रहे हों। मिसाल के तौर पे वृषभ लग्न वाले इंसान के लिए अगर शुक्र और मंगल आपस में राशियां बदल रहे हैं, तो मंगल वृषभ लग्न वाले इंसान की लग्न में चला जाता है और शुक्र की राशि में चला जाता है, और शुक्र चला जाता है मिसाल के तौर पे वृश्चिक राशि में, जो कि 7वां घर है। तो यहाँ मंगल लग्न में है वृषभ राशि में, शुक्र की राशि में, और शुक्र 7वें घर में गया है जो कि वृश्चिक है। ये स्थान भी एक ताकतवर स्थान है क्योंकि सितारे अब एक दूसरे पे नजर रख रहे हैं। म्यूचुअल एस्पेक्ट, वो परिवर्तन योग में भी है, लेकिन वो एक दूसरे के नतीजे भी एक दूसरे को देते हैं। तो मंगल शुक्र को कुछ आक्रामकता देगा जो 7वें घर में वृश्चिक में रखा गया है, और वृश्चिक का कुछ अंदाज देगा, जबकि शुक्र भी अपनी कुछ ऊर्जा वृषभ राशि को देगा। तो वो अंदाज भी दिखेंगे, और सितारा अपनी दशा और अंतर्दशा में और अपनी गोचर ट्रांजिट के दौरान आपको उन नतीजों से अलग नतीजे देगा जो वो आम तौर पे देता है, अगर वो परिवर्तन योग में भी है। चौथा, अगर कोई सितारा किसी ताकतवर नुकसानदेह सितारे की आपसी नजर म्यूचुअल एस्पेक्ट में हो, तो भी वो सितारा अपनी आम खूबियों से कुछ अलग नतीजे देता है। अगर आपका चांद चौथे घर में है और उस पे किसी नुकसानदेह सितारे की नजर है, जैसे कि 10वें घर से शनि की, तो ये चांद के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थान है। और चांद 10वें घर में रखे शनि को कुछ देखभाल वाले या सहयोगी नतीजे दे पाएगा। तो इंसान थोड़ा ज्यादा सहयोगी होगा, थोड़ा ज्यादा देखभाल करने वाला होगा, थोड़ा ज्यादा काम में लोगों को देने वाला होगा। जबकि शनि चौथे घर में चांद वाले इंसान को व्यवस्थित होने, ज्यादा अनुशासित होने,
ज्यादा ढांचे में रहने वाला अंदाज देगा। तो इंसान घर में ज्यादा व्यवस्थित होगा, ज्यादा अनुशासित होगा और शनि की बनाई हुई घर के कायदे कानूनों के मुताबिक काम भी करेगा और उनकी पैरवी भी करेगा। तो किसी ताकतवर नुकसानदेह की नजर को पढ़ने की जरूरत है। फिर उस सितारे के नतीजे, उस सितारे का अंदाज भी लाभदायक सितारा ले लेगा और नुकसानदेह सितारे के लिए उल्टा भी होगा। फिर सितारे खास तौर पे जब केतु के साथ रखे जाते हैं तो ये भी एक अनोखा स्थान होता है। केतु उस सितारे की तमाम खूबियां जिसके साथ वो रखा जाता है देखता है और उस सितारे को वो नतीजे नहीं देने देता जो वो देना चाहता है, क्योंकि केतु सितारे के तमाम नतीजों को खत्म कर देगा। तो क्या होता है, मिसाल के तौर पे अगर कोई लाभदायक केतु के साथ रखा जाता है तो आम तौर पे उस सितारे के हाथ बंध जाते हैं अपने लाभदायक नतीजे देने से। तो आम तौर पे ऐसे सितारे के साथ, खास तौर पे अगर केतु शुक्र के साथ बैठ जाता है तो इंसान को माली नतीजे आसानी से नहीं मिलते। रिश्तों में भी किसी न किसी तरह की चुनौती हो सकती है या फिर वो समय समय पे चुनौतियां देंगे। जाती सफाई, जिंदगी की अच्छी चीजों को अपनी तरफ खींचना और ऐसी जिंदगी जीना जहां आप अच्छे जीवन स्तर में मशगूल हो, ये सब भी वो स्थान छीन लेगा। ये बात और सच है अगर सितारा केतु के साथ अपनी मूल त्रिकोण राशि में रखा जाता है। तो मिसाल के तौर पे अगर आपके पास बृहस्पति है जो केतु के साथ धनु राशि में रखा गया है, जो कि बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है, तो आप पाएंगे कि बृहस्पति उन नतीजों को नहीं दे पाएगा जैसा कि आम तौर पे बृहस्पति से उम्मीद की जाती है। एक लाभदायक सितारा होना या आपको आध्यात्मिक पहलू देना या किस्मत और भाग्य के दरवाजे खोलना या आपको अच्छी यात्राएं देना या सफर में मदद करना या आपको साहसी बनाना या आपको मौज मस्ती करने वाला इंसान बनाना, वो तमाम नतीजे सोख लिए जाएंगे और समय समय पे चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। और फिर अस्त सितारे, कंबस्ट प्लैनेट्स, सूरज की वजह से अस्त सितारे, खास तौर पे अगर वो ग्रहण भी लगे हों। तो मिसाल के तौर पे अगर आपके पास कोई सितारा है जो सूरज के साथ 2-3 डिग्री के अंदर रखा गया है और अगर राहु या केतु भी उसी घर में रखे गए हैं 3-4 डिग्री के अंदर अंदर, तो वो सितारा दोनों ही है, अस्त भी और ग्रहण भी लगा हुआ। तो शुक्र अगर सूरज के साथ है, मान लीजिए लग्न में, लेकिन केतु भी 4-5 डिग्री के फर्क से रखा गया है, तो ऐसा सितारा दोनों ही है, सूरज से अस्त और राहु या केतु से ग्रहण लगा हुआ। ऐसा सितारा अपनी खूबियों से अलग नतीजे, अलग पहलू देगा उससे जो हम आम तौर पे उम्मीद करते हैं, और उसकी दशा और अंतर्दशा के दौरान आपको अलग नतीजे, अलग असर देखने को मिलेंगे जो वो सितारा देगा। इसलिए इन चीजों में गहराई से जाने, गौर करने और इन्हें बेहतर समझने की जरूरत है। फिर एक सितारा जो किसी जबरदस्त गोचर, ट्रांजिट से गुजर रहा हो। अगर किसी नुकसानदेह सितारे का जबरदस्त गोचर किसी ऐसे सितारे पर हो रहा है जो दशा के दौर में भी है, तो आप पाएंगे कि वो सितारा आपको अलग नतीजे देगा। मान लीजिए मिसाल के तौर पे चांद की दशा है और शनि 12वें घर में गोचर कर रहा है, या चांद के ऊपर या चांद से अगले घर में, तो 7.5 का दौर मिसाल के तौर पे चल रहा है। और ऐसी सूरत हाल में चांद की दशा उन नतीजों से अलग नतीजे देगी जो चांद से उसकी दशा और अंतर्दशा में आम तौर पे उम्मीद की जाती है। खास तौर पे अगर चांद ताकतवर जगह पर है, चाहे चांद वृषभ में उच्च का हो या अपनी ही राशि कर्क में हो या मीन राशि में अच्छी जगह पर हो, फिर भी अगर शनि या तो मेष राशि में गोचर कर रहा है या मीन के ऊपर या कुंभ के ऊपर, यानी 7.5 वाली सूरत हाल चालू है, तो चांद हमारी उम्मीद से अलग नतीजे देगा। यही बात दूसरे सितारों पर भी लागू होती है। और फिर कोई नुकसानदेह सितारा जिसकी दशा में हम थोड़े चुनौतीपूर्ण नतीजों की उम्मीद करते हैं, अगर वो किसी दूसरे नुकसानदेह सितारे के साथ मिला हुआ हो या फिर किसी बहुत ताकतवर नुकसानदेह सितारे की नजर में हो, तो आप पाएंगे कि ज्यादा मसले होंगे, ज्यादा चुनौतियां होंगी, लेकिन कम से कम एक अच्छा मौका वो नुकसानदेह सितारा जरूर देगा, जो हमारे लिए बना या बिगाड़ देने वाला मौका, मेक और ब्रेक अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है। इसलिए
ये गुमराह करने वाली बात है कि किसी नुकसानदेह सितारे की दशा और अंतर्दशा के दौर को सिर्फ चुनौतीपूर्ण ही समझा जाए, बल्कि ये भी समझिए कि अगर वो किसी दूसरे नुकसानदेह की नज़र में है तो उसमें कुछ माली खूबियाँ, कुछ दुनियावी खूबियाँ, कुछ हुनर और राजनीति भी शामिल हो जाती है, और वो आपको जरूर एक अनोखा मौका देगा जिंदगी में आगे बढ़ने का, शायद माली कामयाबी भी। कई बार लोगों के सामने ऐसे हालात आते हैं जहां शनि की दशा में भी, मिसाल के तौर पे, या केतु की दशा में, मिसाल के तौर पे, या मंगल की दशा में उन्हें शानदार नतीजे मिले, उससे भी बेहतर जो शुक्र की दशा या बृहस्पति की दशा में मिले। तो कृपया अपनी कुंडलियों में गौर कीजिए और समझिए कि अगर कोई सितारा आपको उसके अंदाज और उसके नतीजों की आम खूबियां और हम उससे जो उम्मीद करते हैं वो नहीं दे रहा, तो हो सकता है वो उसकी कुदरती देने वाली खूबियों से अलग किसी जगह पर हो। तो अपनी कुंडली में गहराई से उतरिए, समझिए कि क्या कोई एक मुसीबती सितारा है जो एक बागी सितारे की तरह है और आपको नतीजे नहीं दे रहा, और आप देख पाएंगे कि उससे कुछ अनोखी चीजें निकल रही हैं। ऐसा ही एक स्थान है वक्री सितारे, रेट्रोग्रेड प्लैनेट का। वक्री सितारे उन बागी सितारों की तरह हैं जो बागी हो गए हैं, यानी वो आपको अलग और अप्रत्याशित नतीजे दे रहे हैं उनकी दशा और अंतर्दशा के दौरान और गोचर के दौरान भी। एक वक्री शनि अपनी दशा के दौरान आपको बहुत अलग नतीजे देगा उसके मुकाबले जब वो वक्री ना हो, मिसाल के तौर पे। तो उन हालातों को पढ़िए, ऐसी सूरत हाल में गहराई से उतरिए, ऐसे ग्रहों की जगहों को अच्छी तरह समझिए और फिर उसी के मुताबिक नतीजे पाइए। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप मुझसे कोई ज़ाती सलाह, पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो कृपया मुझसे नीचे दिए गए लिंक्स पर राब्ता कीजिए। और फिर कभी किसी और वीडियो के साथ ये रहे आपके दोस्त और रहनुमा इरफान। नमस्कार।